बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। स्वागत है आपका साजिशों से भरी इस दुनिया में। लेकिन पैसों की हेराफेरी इतनी भी मजेदार नहीं, सिवाय इसके कि वो सभी अड्डे जहां लोग अपना पैसा छिपाए रखे हैं। वो सब सौंदर्य बीच टाउन है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, BVI, बेलीज, बहामास, बरमूडा, कैमिन आइलैंड, पनामा और सेशेल्स से हर कुछ सालों के अंतर में वित्तीय चोरी की बूंदें टपकती रहती हैं, अक्सर किसी गुमनाम विसल ब्लोअर द्वारा, जो भांडा फोड़ता है कहां और कैसे दुनिया के रईस अपना काला धन ऑफशोर टैक्स मुक्त देशों में छिपाए रखते हैं। 2011 में HSBC से चुराया हुआ 700 भारतीय खाता धारकों की सूची मिली थी, जो 2015 में बढ़कर 1195 हो गई। फिर अगले साल 500 अमीर भारतीयों का नाम पनामा पेपर्स में आया, जिसमें थे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन और बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे। 18 महीने बाद पैराडाइज पेपर्स हाथ पड़े, जिसमें 700 से अधिक भारतीयों के नाम थे। एक बार फिर अमिताभ बच्चन इसमें शामिल थे, भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या के साथ। अब आए हैं पेंडोरा पेपर्स, जो कि प से दीवानगी और क से करण जौहर जैसे सुनाई पड़ते हैं। समझो पिक्चर की पूरी स्टार कास्ट हो। इस बार अनिल अंबानी का नाम निकला, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों के साथ करीबन 10,000 करोड़ रुपए उधार पर लेकर 7 ऑफशोर कंपनियों में निवेश किया 2007 और 2010 के बीच। हाय, क्या दिन थे जब वो दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। किंतु ये खुलासा एक अटपटे मौके पर जाहिर हुआ 2021 में, जब उन्होंने लंदन की एक अदालत में बयान दिया था, मेरी कुल संपत्ति शून्य है। पेंडोरा पेपर्स ये भी बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर और उनका परिवार 2007 से एक BVI कंपनी में 60 करोड़ रुपए के शेयर के मालिक थे। बीड़ू जैकी श्रॉफ एक लौते बॉलीवुड के नाम हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के एक ट्रस्ट में निवेश किया, जिनके पास स्विस बैंक खाता और एक BVI कंपनी भी थी। जिक्र किया गया राजीव गांधी के मित्र और साथ ही पायलट स्वर्गीय सतीश शर्मा का भी, जिन्होंने चुनाव आयोग से छिपाया था कि उनके परिवार को एक विदेशी ट्रस्ट से फायदा हुआ जब वे 1995 में पेट्रोलियम के मंत्री थे। हालांकि जो चीज पहली नजर में गड़बड़ लगती है, जरूरी नहीं उसमें झोली हो। अनिल अंबानी की कंपनी दुनिया भर में फैली थी और कोई कानून नहीं टूटा अगर उन्होंने किसी भी संपत्ति या व्यवसाय में निवेश किया हो, कंपनी के तौर से या व्यक्तिगत रूप में। तेंदुलकर और जैकी श्रॉफ के ससुराल विदेशी हैं, सतीश शर्मा की पत्नी भी, इसलिए उनका विदेशी कंपनियां स्थापित करना या उससे लाभ लेना कोई गलत नहीं। ना तो वे भगोड़े हैं, ना ही उन्होंने जनता का पैसा चुराया, जैसे नीरव मोदी ने किया था शेल या केवल नाम की कंपनियों द्वारा, जो खासकर पैसे छुपाने और चुराने के लिए बनाए गए थे। या कम जाने माने ललित गोयल, जिनके बारे में पेंडोरा पेपर्स दिखाती है कि उन्होंने घर खरीदारों के 500 करोड़ रुपए 4 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की ट्रस्टों में ट्रांसफर किया था और ऐन मौके पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़े गए, जैसे वो देश से भागने की कोशिश में थे। कम संभावना है उन बाकी लोगों की भी जो पेंडोरा पेपर लिस्ट में आए कि उन्होंने किसी प्रकार से कानून तोड़ा है। हालांकि ये वाला लीक पहले वाले लीक से इस तरह अलग है कि इसमें बताया है अब अमीर अपने धन को बचाए रखने के लिए किन किन नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जब भारतीयों ने 60 और 70 के दशक में पहली बार अपना काला धन विदेश भेजना शुरू किया था, तो वे लगभग सारा पैसा हवाला से यानी भरोसे पर भेजा करते थे। स्विट्जरलैंड में खाते खोले गए और वहाँ नकद जमा किया गया। बैंकर ने एक सवाल तक नहीं पूछा। 1980 और 90 के दशक के आखिर में दुनिया जागने लगी कि उनके देशों से करोड़ों अरबों डॉलर की हेराफेरी हुई थी। अपनी करतूतों को छुपाने के लिए अकाउंटेंट्स अलग अलग ऑफशोर देशों में क्रॉस होल्डिंग के साथ कई कंपनियां खोलकर अधिकारियों को चकमा देने की कोशिश में लग गए। जहां जुलाई 2020 में IT अधिकारियों ने उन पर जुर्माना डाला उनके 196 करोड़ रुपए पर, जो कि 2004 से HSBC की जिनेवा शाखा में पड़े थे। न्यायाधीश ने उनकी याचिका की खिल्ली उड़ाई। मुझे नहीं पता कि मुझे पैसे किसने दिए, मुझे दिए, मैंने ले लिए। वो कोई मदर टेरेसा नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति उन्हें बिना मतलब करोड़ों रुपए दे दे। ऐश्वर्या राय से भी ED ने हाल ही में पूछताछ की, उनके 2004 में खोली गई एक ऑफशोर कंपनी में अवैध रूप से पैसा रखने के आरोपों पर। लेकिन जिस तरह वो कैट सूट पहने पूछताछ के लिए आई, हमें लगता है कि वे धूम 2 की तरह बिना किसी खरोंच के बचकर निकल जाएंगी। भारतीय कानूनों के तहत विदेश में किसी कंपनी या ट्रस्ट की रजिस्ट्री कराना जायज है, मगर टैक्स विभाग को सूचना न देना गलत, जो रेणु थरानी ने नहीं किया। जब से 2004 में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम शुरू की गई $25,000 की पहली सीमा के साथ, अब उसे लगातार बढ़ाए जाने के बाद वो $2.5 लाख प्रति साल है। भारतीय नागरिक केवल सरकार को बताकर लगभग किसी भी चीज के लिए कानूनी रूप से विदेश पैसा भेज सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए, शिक्षा, चिकित्सा के खर्चे, घर या शेयर खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक क्रिप्टो नहीं।
वैसे आजकल भारतीयों ने अपने काले धन की मात्रा को विदेश भेजना कम कर दिया है, जिसका चरम था 1997-2004 के बीच का। यहाँ तक कि फाइनेंस मंत्रालय ने भी इस बात को कबूल किया कि टैक्स अधिकारियों ने इस बाबत में बहुत कम राशि जमा की है। 1294 करोड़ रुपए का टैक्स और जुर्माना लगाया गया 153 करोड़ रुपए पनामा और पैराडाइज पेपर लीक में। एक समय था जब मोदी जी भी इसे बड़ी रकम मानते थे। विदेश में इतना काला धन है कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। हालांकि सरकार के अपने खुद के 2014 के 3 अलग अलग एजेंसियों के अध्ययन से ये पता चला है कि हकीकत में 90 से 97% काला धन तो भारत देश के अंदर ही बैठा है। यूपीए 2 सरकार के तहत 2010-11 में तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा शुरू किया गया यह अध्ययन मोदी की मेज पर पहुंचा उनके प्रधानमंत्री बनने के शुरुआती महीनों में। माना जाता है कि इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने नवंबर 2016 में नोटबंदी करने का फैसला लिया, इस इरादे से कि देश के अंदर जमा काले धन को खत्म किया जाए। बिजनेस वाले जो होते हैं अब ज्यादातर नियमों से चलते हैं और जनता जनार्दन जानती है कि असल में किसके पास है सारा काला धन। वैसे सरकार अभी भी छुपे धन को निकालने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन केवल विपक्षी नेताओं पर। लेकिन उस दिन जब वो अपनी ही पार्टी के किसी मंत्री को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर गिरफ्तार करेगी, तभी ये संदेश फैलेगा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। बिस्बो की शायरी, काला पैसा छिपा रहे जो जाकर विदेश, पंडारा है खोलता उनके सारे केस, कागज में जो दर्ज हैं बड़े हैं वो कुछ नाम और बड़े कुछ और जो फरमाते आराम।